प्लास्टिड्स का उल्लेख है, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हाँ, ये पादप कोशिका की एक विशेष पहचान है और ये 3 प्रकार के हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जी, सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। ये फूलों और फलों को लाल, पीला, नारंगी जैसे रंग देता है। तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ खूबसूरती? नहीं, इसका एक बहुत जरूरी काम है। ये परागण, पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। अच्छा, तो ये पौधे का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। कह सकते हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये तो पौधे की रसोई है। बिल्कुल, ये पत्तियों में पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल होता है। यही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधों के लिए भोजन बनाता है। और तीसरा? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। हाँ, ये रंगहीन होता है। ये जड़ों जैसे हिस्सों में पाया जाता है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तो इसका मुख्य काम है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन जैसे पदार्थों को स्टोर करना। ये पौधे का गोदाम है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल। और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है इनके रंग और काम से। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, ये ज्यादातर जड़ों में मिलता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है, ये आपको फल और बीज में मिलेगा। और सबसे जरूरी क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में होता है, उन्हें हरा रंग देता है और असल में यही पौधे का भोजन बनाने का केंद्र है। अच्छा, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी कहते हैं इसे। हाँ, ER। इसकी खोज के पोर्टर ने की थी और ये प्लांट और एनिमल दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। से दोनों के काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रफ ER पर राइबोसोम होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो इसका मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। दूसरी ओर स्मूथ ER लिपिड्स यानी वसा का निर्माण या उत्पादन करता है। समझ गई। तो एक प्रोटीन बना रहा है, दूसरा लिपिड। अब अगला पड़ाव है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे ट्रैफिक कंट्रोलर और मिडलमैन जैसे नाम क्यों दिए गए हैं? इसकी वजह फैसिनेट करती है। आप गोल्जी बॉडी को कोशिका का लॉजिस्टिक्स मैनेजर समझ सकते हैं। ये कोशिका के अंदर पदार्थों के प्रबंधन और पैकेजिंग का काम करता है। मतलब ER में जो प्रोटीन और लिपिड बने, ये उन्हें पैक करता है और सही जगह भेजता है। और ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जी, यह एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह तय करता है कि किसे अंदर रहना है, किसे कहाँ जाना है और किसे कोशिका से बाहर जाना है। अच्छा, और फिर आते हैं लाइसोसोम्स, जिनके नाम तो और भी नाटकीय हैं। एटम बॉम्ब, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग। हाँ, और ये नाम इसके शक्तिशाली कार्य को ही दर्शाते हैं। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर की किसी भी अनावश्यक चीज को या बाहरी हमलावर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो सुसाइडल बैग क्यों? सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह फटकर पूरी कोशिका को ही बचा सकता है। ये एक तरह से कोशिका का सफाई और विनाश विभाग है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन की तरह। वाह! कि ये गोल्जी बॉडी और ER के निर्माण में भी मदद करता है और एनिमल सेल में इनकी संख्या प्लांट सेल की तुलना में ज्यादा होती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब राइबोसोम पर आते हैं। जॉर्ज पैलेडे ने इसकी खोज की थी। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के अलावा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल यानी सबसे छोटा कोशिकांग और सेल का इंजन, सेल्स इंजन भी कहा जाता है। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झिल्ली रहित होता है। मतलब इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। यह RNA और प्रोटीन से बना होता है। रॉबिन्सन और ब्राउन का भी जिक्र है, जिन्होंने पैलेडे से पहले इसे सेम की जड़ों में देखा था। जी, उन्होंने देखा जरूर था, लेकिन पैलेडे ने इसके फंक्शन को समझाया और इसे स्थापित किया। ठीक है। इसके बाद है रिक्तिका वैक्यूल्स। बताया गया है कि ये प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती हैं और एनिमल सेल में छोटी। इन्हें कोशिका का भंडार घर भी कहा जाता है। ये क्या स्टोर करती हैं? ये बहुत कुछ स्टोर करती हैं। खनिज लवण, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और यहाँ तक कि O2 और CO2 जैसी गैसों को भी। ये कोशिका का एक मल्टीपर्पज स्टोर रूम। और इसकी बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं? हाँ, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और वो सेमी परमिएबल होती है। मतलब कुछ ही चीजों को अंदर बाहर आने देती है। चलिए जल्दी से सेंट्रोसोम्स या तारक काय को भी समझ लेते हैं। इसका मुख्य काम कोशिका विभाजन में मदद करना बताया गया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें बराबर बराबर बांटने में मदद करता है। और ये बहुकोशिकीय जीवों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। यहाँ से अब हम एक बड़े विषय पे पहुंचते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर। यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, इन शब्दों को तोड़कर समझना सबसे आसान है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक या आदिम, और यू का मतलब है गुड या ट्रू, मतलब अच्छी या विकसित। और कैरियोटिक? कैरियोटिक शब्द
कैरी ऑन से आया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ एक आदिम कोशिका जिसमें एक विकसित झिल्ली से बंधा हुआ केंद्रक नहीं होता, और यूकैरियोटिक मतलब एक विकसित कोशिका जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एकदम सही। और यही सबसे बड़ा अंतर है, जिससे बाकी सारे अंतर भी निकलते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। और क्रोमोसोम का भी फर्क है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। और राइबोसोम भी अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव आमतौर पर एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे पौधे और जानवर। अच्छा, अंत में कुछ मजेदार तथ्य भी हैं दुनिया और मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाओं के बारे में। सजीव जगत में सबसे छोटी कोशिका बताई गई है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये तो समझ आता है, लेकिन मानव शरीर के बारे में जो लिखा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। अंडाणु को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है और शुक्राणु को सबसे छोटी में से एक। ठीक है। हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्दे के पीछे चुपचाप चलती रहती है। हम ये जानेंगे कि सुबह के नाश्ते की पहली बाइट से लेकर उसके ऊर्जा बनने तक का सफर असल में कैसा होता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें भोजन पचाने की जरूरत ही क्यों है? हम जो भी खाते हैं, चाहे वो रोटी हो या कोई फल, वो सीधे हमारी कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें ऊर्जा क्यों नहीं दे देता? ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब भी आप कह सकती हैं कि पाचन की पूरी कहानी है। सोचिए, हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये असल में बहुत बड़े और जटिल मॉलिक्यूल्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। हमारी कोशिकाएं तो बहुत छोटी होती हैं, वे इन विशाल चेन्स को सीधे इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। अच्छा, यानी हमारे खाने को छोटे और इस्तेमाल करने लायक टुकड़ों में तोड़ता है। एकदम सही। पाचन इन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल, सोखने लायक मॉलिक्यूल्स में बदलता है, ताकि हमारी कोशिकाएं उन्हें खून से उठा सके और फिर उनसे ऊर्जा बना सके या शरीर की मरम्मत कर सकें। बिना इस तोड़ने की प्रक्रिया के खाना खाना लगभग व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? फैक्ट्री का पहला स्टेशन हमारा मुंह है। यहाँ आते ही एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। मुंह में 3 मुख्य खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, हमारे दांत, हमारी जीभ और लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके। दांत भोजन को मैकेनिकली पीसकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे हम चबाना कहते हैं। और जीभ उसे इधर उधर घुमाकर लार के साथ अच्छी तरह मिलाती है। तो इसका मतलब पाचन असल में पेट से बहुत पहले मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि सारा असली काम पेट में होता है। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन केमिकल डाइजेशन का पहला कदम मुंह में ही उड़ जाता है। हमारी लार में सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को तोड़ना तुरंत शुरू कर देता है। अच्छा जी, इसीलिए अगर आप रोटी को ज्यादा देर तक चबाएं तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। कमाल है। तो मुंह में शुरुआती पिसाई और मिलावट हो गई। अब ये भोजन एक अंधेरी सुरंग में उतरने को तैयार है, जिसे हम ग्रसनी या ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ क्या कोई एक्शन होता है या ये सिर्फ एक रास्ता है? ये ज्यादातर एक रास्ता ही है। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है। इसका मुख्य काम भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाना है। इसमें कोई पाचन एंजाइम या एसिड नहीं बनता। लेकिन ये साधारण पाइप तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और इसी लहर के जरिए भोजन नीचे पेट की तरफ धकेला जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये सिस्टम खुद ही खाने को नीचे खींच लेता है। अब भोजन पहुंचता है आमाशय यानी हमारा पेट। यहाँ क्या होता है? आमाशय एक जे शेप का मस्कुलर थैला है। यहाँ भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है, और यहाँ होता है असली केमिकल हमला। पेट की दीवारें गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं, पेप्सिन नाम का एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बहुत शक्तिशाली एसिड होता है। पेट में मौजूद ये एसिड इतना शक्तिशाली है कि ये रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। अगर ये इतना तेज है तो ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता? ये एक शानदार सवाल है और शरीर के डिजाइन की खूबसूरती को दिखाता है। इसका कारण है म्यूकस की एक मोटी परत।
म्यूकस। जी, पेट की अंदरूनी दीवारें लगातार एक चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस बनाती रहती हैं, जो दीवारों पर एक सुरक्षा कवच की तरह चिपक जाता है। ये कवच एसिड को पेट की मांसपेशियों तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसके अलावा पेट की कोशिकाएं भी बहुत तेजी से खुद को बदलती रहती हैं। अब इस एसिडिक सूप का क्या होता है? पेट में भोजन लगभग एक पेस्ट जैसी शक्ल ले लेता है, जिसे काइम कहते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहीं पर इस सफर के दो बहुत महत्वपूर्ण सहायक या कह लीजिए पर्दे के पीछे के हीरो अपना काम करते हैं। आप लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास की बात कर रहे हैं। भोजन इनके अंदर नहीं जाता, फिर भी ये बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, इन्हें सहायक पाचन अंग कहते हैं। जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, लिवर से बना हुआ पित्तरस यानी बाइल जूस और अग्न्याशय से बना हुआ अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस एक नली के जरिए छोटी आंत में आकर भोजन से मिल जाते हैं। ओके, तो ये अपने जूस भेजते हैं। हाँ, बाइल जूस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और पैंक्रियाटिक जूस में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से पचा देते हैं। तो पेट में जो काम शुरू हुआ था वो असल में छोटी आंत में आकर पूरा होता है। और छोटी आंत के बारे में एक और हैरान करने वाली बात है, इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? इसे छोटी सिर्फ इसकी चौड़ाई या डायमीटर की वजह से कहते हैं। असल में अगर इसे फैलाया जाए तो ये एक वयस्क इंसान में लगभग 20 फीट लंबी होती है। 20 फीट? जी, और इसकी अंदरूनी सतह पर उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विली की वजह से पोषक तत्वों को सोखने का कुल सतही क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। छोटी आंत ही वो जगह है जहां से पचे हुए पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स ये सब सोखकर खून में भेज दिए जाते हैं। खून फिर इन्हें शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पोषक तत्व अब खून में पहुंच चुके हैं। जी, लेकिन सिर्फ खून में तैरने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? उनका असली काम तो अब शुरू होता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर पाचन का चौथा और पांचवां चरण आता है। स्रोतों में जो 5 आधिकारिक चरण बताए गए हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्क्षेपण, वे पूरी कहानी को समेटते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन, भोजन को मुंह में रखना। दूसरा है पाचन, डाइजेशन, मुंह से लेकर छोटी आंत तक भोजन को तोड़ना। और तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत द्वारा पोषक तत्वों को सोखकर खून में भेजना। और चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? स्वांगीकरण का मतलब है कि जब खून के जरिए ये पोषक तत्व शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं तो कोशिकाएं उनका इस्तेमाल करती हैं। वे ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा बनाती हैं, अमीनो एसिड से नए प्रोटीन बनाकर शरीर की मरम्मत करती हैं या उसका विकास करती हैं। मतलब भोजन का असली मकसद यहाँ पूरा होता है। और जो कुछ पच नहीं पाया उसका क्या होता है? जो कुछ भी बचता है यानी अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें मुख्य रूप से फाइबर होता है, वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। बड़ी आंत उसमें से ज्यादातर पानी और कुछ मिनरल सोख लेती है और बचे हुए ठोस कचरे को 5वें चरण यानी बहिर्क्षेपण इजेक्शन के लिए तैयार करती है, जहां वो गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो संक्षेप में खाना, तोड़ना, सोखना, इस्तेमाल करना और कचरा बाहर निकालना, एक पूरी असेंबली लाइन। चलिए अब इस प्रक्रिया के सबसे पहले औजार पर जूम इन करते हैं, हमारे दांत। 3 बहुत खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं, गणतंत्री, द्विबारदंती और विषमदंती। ये सुनने में भारी लगते हैं। ये नहीं होते, बल्कि जबड़े की हड्डी के सॉकेट में मजबूती से धंसे होते हैं। ये उन्हें चबाने के लिए जबरदस्त ताकत देता है। ओके, हड्डी के अंदर। जी। फिर द्विबारदंती डिफियोडोंट का मतलब है कि हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं। पहले दूध के दांत जो 20 होते हैं और फिर उनके टूटने के बाद स्थायी दांत जो 32 होते हैं। और विषमदंती हेट्रोडोंट का मतलब है कि हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं होते। हमारे पास 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम होता है। जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग औजार होते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 अलग अलग तरह के औजार कौन से हैं और इनका काम क्या है? सबसे आगे के जो 8 दांत हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, वे कृंतक इंसाइजर कहलाते हैं। ये छेनी की तरह तेज और सपाट होते हैं। इनका काम है काटना, जैसे सेब में पहली बाइट लेना। ठीक है, काटने वाले। उनके बगल में जो 4 नुकीले दांत हैं वे रदनक हैं।
केनाइन है। इनका काम है भोजन को चीरना फाड़ना, खासकर मांस जैसी चीजों को। और उनके पीछे? उनके पीछे 8 अग्रचवर्णक होते हैं जिनकी सतह पर 2 उभार होते हैं। ये भोजन को कुचलने और पीसने का काम शुरू करते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं 12 चवर्णक मूलर। ये हमारे सबसे बड़े और मजबूत दांत हैं। इनकी सतह चौड़ी और उबड़ खाबड़ होती है जैसे चक्की के पार्ट। इनका काम भोजन को पूरी तरह से पीसकर पेस्ट बनाना होता है। एक डेंटल फॉर्मूला का भी जिक्र है, 2123। ये क्या दर्शाता है? ये एक तरह का शॉर्टकट है हमारे दांतों की गिनती का। ये हमारे जबड़े के सिर्फ 1/4 हिस्से में, मतलब जैसे ऊपरी जबड़े के दाहिने हिस्से में दांतों की व्यवस्था को दिखाता है। 2123 का मतलब है 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक। अच्छा, तो ये 1/4 हिस्से के 8 दांत हो गए। जी, फिर जबड़े के चारों हिस्सों से गुणा करें, 8 गुणा 4 तो कुल 32 स्थायी दांत हो जाते हैं। और ये अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ क्या है? इसका अकल से कोई लेना देना है? नहीं, इसका अकल से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये हमारे 12 मोलर्स में से सबसे आखिरी 4 दांत होते हैं। ये आमतौर पर 18 से 25 साल की उम्र के बीच आते हैं, जब माना जाता है कि इंसान परिपक्व या अक्लमंद हो गया है। इसीलिए इन्हें विजडम टूथ कहते हैं। कई बार जबड़े में इनके लिए जगह नहीं होती, इसलिए ये समस्या भी पैदा करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पाचन तंत्र की हमारी पड़ताल के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। तो शुरुआत होती है जीभ से। जीभ की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से मसल्स यानी कि मांसपेशियों से बनी है। इसीलिए ये इतनी लचीली है और भोजन को मुंह के हर कोने में, मतलब उसे दांतों के नीचे धकेल सकती है और लार के साथ अच्छी तरह मिला सकती है। अच्छा। और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि महिलाओं में इसकी लंबाई पुरुषों से थोड़ी ज्यादा होती है। स्वाद की बात करें तो हम 4 मुख्य स्वादों के बारे में जानते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। लेकिन एक 5वां भी है ना? हाँ, 5वां स्वाद है उमामी। ये हमें प्याज, लहसुन और कुछ खास तरह के प्रोटीन वाली चीजों में मिलता है। और हमारी जीभ एक स्मार्ट मैप की तरह है। इसका अगला हिस्सा मीठे को, आगे के किनारे नमकीन को, पीछे के किनारे खट्टे को और बिल्कुल पिछला हिस्सा कड़वे स्वाद को पकड़ने में माहिर है। और उमामी का एहसास वो जीभ के बीच में होता है। और ये सारा काम जीभ पर मौजूद वो छोटे छोटे दाने यानी टेस्ट बड्स करते हैं, जिनकी संख्या करीब 8000 होती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। कौन सा भ्रम? कि तीखा कोई स्वाद है। तीखा कोई स्वाद नहीं है। तो फिर मिर्च खाने पे जो महसूस होता है वो क्या है? वो असल में स्वाद नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं दर्द या जलन का सिग्नल है। मिर्च में मौजूद केमिकल हमारे जीभ की कोशिकाओं में एक तरह की छटपटाहट पैदा करते हैं, जिससे दिमाग को जलन का संदेश मिलता है। तो ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, स्वाद नहीं। जी, इसीलिए कुछ लोगों की तीखा सहने की क्षमता ज्यादा होती है। इसका उनकी स्वाद कलिकाओं से कोई लेना देना नहीं, बल्कि दर्द सहने की क्षमता से है। वाह, ठीक है। तो भोजन चबाया जा चुका है, जीभ ने उसे मिला दिया है, अब बारी आती है लार की। मुझे लगता था इसका काम सिर्फ मुंह को गीला रखना है। मुंह को गीला रखना तो इसका कह लीजिए साइड जॉब है। इसका असली काम तो एक केमिकल इंजीनियर का है। हम हर दिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाते हैं। 1 से 1.5 लीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये केमिकल इंजीनियर करता क्या है? यहीं से असली रासायनिक पाचन शुरू होता है। लार में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले 2 मुख्य एंजाइम होते हैं। पहला है टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी कहते हैं, जो स्टार्च पर हमला करता है। स्टार्च जैसे रोटी या चावल में होता है? हाँ, ये एक जटिल शुगर है। ये एंजाइम उसे माल्टोज नाम की एक सरल शुगर में तोड़ देता है। ये पहला कदम है। और दूसरा कदम? फिर दूसरा एंजाइम माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, जो ऊर्जा का सबसे सरल रूप है और जिसे हमारा शरीर सीधे इस्तेमाल कर सकता है। अरे वाह! तो जब हम कहते हैं कि रोटी को ज्यादा देर चबाने पर वो मीठी लगने लगती है, वो असल में पाचन की प्रक्रिया है जिसे हम सचमुच चख रहे हैं। बिल्कुल सही। स्टार्च सच में हमारी जीभ पर ही चीनी बन रहा है। ये तो कमाल है। जी, और ये लार 3 जोड़ी ग्रंथियों से आती हैं। एक होती है कान के पीछे, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड? हाँ, ये वही ग्रंथि है जो गलसुआ यानी मम्स की बीमारी में सूज जाती है। शायद आज के बच्चों ने ये बीमारी न देखी हो, पर एक जमाना था जब बच्चों के गाल सूज जाते थे। वो इसी ग्रंथि की वजह से होता था। अच्छा, और बाकी 2? बाकी 2 ग्रंथियां जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर और जीभ के ठीक नीचे सबलिंगुअल होती हैं। तो मुंह ने अपना काम कर दिया, कार्बोहाइड्रेट पर पहला केमिकल हमला हो चुका है। पर ये तो बस शुरुआत है, अब इस भोजन को नीचे उतरना है। बिल्कुल, अगला पड़ाव है ग्रसनी यानी फेरिंग्स।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है। चौराहा? हाँ, यहीं से भोजन खाने की नली में और हवा सांस की नली में जाती है। और इस चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला मतलब ये एक छोटा सा ढक्कन या फ्लैप है। जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाला तुरंत सांस की नली को बंद कर देता है ताकि खाना गलती से फेफड़ों की तरफ न चला जाए। और जब ये गलती कर देता है तभी हमें फंदा लगता है और हम खांसने लगते हैं। एकदम सही। वो खांसी शरीर का तरीका है उस गलती को सुधारने का। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ना तो इस चौराहे पर और न ही इसके आगे खाने की नली यानी इसोफेगस में कोई पाचन होता है। ये सिर्फ एक रास्ता है। तो खाना नीचे कैसे जाता है? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से? नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लेटकर या उल्टे होकर कुछ खा पी नहीं पाते। खाने की नली की मांसपेशियां इसे एक लहर की तरह नीचे धकेलती हैं। अच्छा, एक लहर की तरह। हाँ, सोचिए जैसे आप ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं दबाते हुए, बिल्कुल वैसे ही। इस प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन या पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। एक नियंत्रित लहर जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। और अब भोजन पहुंचता है पेट में यानी आमाशय में। मैंने सुना है ये जे शेप का होता है। हाँ, और पेट में घुसते ही निवाले का स्वागत एक पूरी तरह से अलग और कह सकते हैं खतरनाक दुनिया में होता है। पेट एक एसिड से भरा चैम्बर है। एसिड से भरा? जी, यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जिसका पीएच लेवल 1.2 से 1.8 के बीच होता है। इतना शक्तिशाली एसिड हमारे पेट के अंदर, ये तो किसी धातु को भी गला सकता है। ये हमें ही क्यों नहीं जला देता? बहुत अच्छा सवाल। पेट की दीवारों पर म्यूसिन नाम के एक पदार्थ की मोटी परत होती है जो उसे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो एक सुरक्षा कवच भी है। जी, और इस एसिड के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये एक बाउंसर की तरह है जो खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को घुसते ही खत्म कर देता है। ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है। और दूसरा काम? दूसरा काम है माहौल बनाना। पेट के एंजाइम सिर्फ अम्लीय मतलब एसिडिक माहौल में ही काम कर सकते हैं। तो ये एसिड माहौल को तैयार करता है ताकि असली काम शुरू हो सके। असली काम यानी प्रोटीन और फैट को पचाना? बिल्कुल। पेट के अंदर समझिए 3 स्पेशलिस्ट काम करते हैं। एक है प्रोटीन का एक्सपर्ट जिसका नाम है पेप्सिन। ये प्रोटीन की लंबी लड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन के लिए और बाकी दो? दूसरा है फैट यानी वसा का स्पेशलिस्ट लाइपेज। ये वसा को फैटी एसिड में बदलना शुरू करता है। और एक तीसरा जो बहुत दिलचस्प है वो है रेनिन। रेनिन? हाँ, ये सिर्फ बच्चों में होता है और इसका एक ही काम है दूध में मौजूद केसीन नाम के प्रोटीन को पचाना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनका भोजन बदलता है, ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। मतलब ये रिटायर हो जाता है? हाँ, कह सकते हैं। ये जैविक दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। शरीर वो औजार बनाना बंद कर देता है जिसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो हमारा खाना पेट के एसिड वाले चैलेंज को पार करके अब एक नई दुनिया में आ गया है, छोटी आंत। यहाँ से इसका सफर और भी रोमांचक हो जाता है। पहला पड़ाव है डिओडिनम। यहाँ इसका स्वागत कैसे होता है? देखिए, डिओडिनम एक तरह का समझिए ट्रांजिशन जोन है। सोचिए, भोजन एक बहुत ही एसिडिक यानी अम्लीय माहौल से आ रहा है जहाँ पीएच लगभग 1.5 से 3.5 होता है। छोटी आंत की दीवारें इतनी एसिडिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती और यहाँ काम करने वाले एंजाइम्स को भी एक अलग शांत माहौल चाहिए। तो सबसे पहला काम है माहौल बदलना। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले बैटलफील्ड तैयार करना पड़ता है। तो इस एसिड को बेअसर कौन करता है? यहीं पर शरीर के एक सबसे बड़े और जरूरी अंग लिवर की एंट्री होती है। लिवर एक जूस बनाता है जिसे बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। जैसे ही खाना डुओडेनम में पहुंचता है, ये बाइल जूस उसमें मिल जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करके माहौल को एल्कलाइन यानी क्षारीय बना देता है। अच्छा, तो बाइल जूस ने मैदान तैयार कर दिया है, एसिड को हटाकर माहौल को काम के लायक बना गया। लेकिन सिर्फ मैदान तैयार करने से तो मैच नहीं जीता जाता। अब तो असली खिलाड़ी चाहिए होंगे जो अटैक करे। क्या यहीं पर पैंक्रियाज की एंट्री होती? बिल्कुल। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पाचन तंत्र का स्विस आर्मी नाइफ है। ये एक जबरदस्त जूस छोड़ता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये एक साथ 3 मोर्चों पर हमला करता है। इसके पास हर तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए सही औजार है। 3 मोर्चों पर? ये दिलचस्प है। कौन कौन से हैं ये औजार? पहला है प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। पेट में पेप्सिन ने जो काम शुरू किया था, ट्रिप्सिन उसे अगले लेवल पर ले जाता है और बचे हुए प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों मतलब पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। ओके। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज। ये स्टार्च को पचाकर उसे घुलनशील शर्करा सॉल्युबल शुगर में बदलता है। और तीसरा और बहुत जरूरी है फैट्स यानी वसा के लिए लाइपेज। ये फैट्स को उसके सबसे छोटे हिस्सों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। एक मिनट, हमने एमाइलेज का नाम तो मुंह की लार में भी सुना था। तो क्या पैंक्रियाज वाला एमाइलेज कुछ अलग करता है या शरीर ने जो काम शुरू किया था उसे बस पूरा कर रहा है? ऐसा क्यों है कि एक ही काम के लिए 2
अलग-अलग जगहों पर एंजाइम्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुंह में जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन हम खाना बहुत जल्दी निगल लेते हैं। पेट में एसिड की वजह से वो काम करना बंद कर देता है। तो पैंक्रियाज ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्टार्च बचकर न निकल जाए। ये उस काम को पूरी तरह खत्म कर देता है। कमाल है। तो डुओडेनम में लिवर और पैंक्रियास की टीम ने मिलकर भोजन को लगभग तोड़ ही दिया। इसके बाद खाना छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचता है। क्या यहाँ भी कोई एक्शन होता है? हाँ, जेजुनम को आप फिनिशिंग लाइन कह सकते हैं। यहाँ पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है और पोषक तत्वों को सोखने का काम यानी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। अब तक तो लिवर और पैंक्रियास जैसे बड़े अंग मदद कर रहे थे, पर अब छोटी आंत खुद अपने कुछ फिनिशिंग एंजाइम छोड़ती है। मुझे तो लगा था कि लिवर और पैंक्रियास जैसे सुपरस्टार अंगों के बाद शायद छोटी आंत का काम सिर्फ एक पाइपलाइन जैसा होगा। ये खुद एंजाइम क्यों बनाती है? क्या लिवर और पैंक्रियास का काम काफी नहीं था? इन्हें आप स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, जो बचे खुचे काम को पूरा करते हैं। जैसे इरेप्सिन एक ग्रुप का काम है हर तरह की चीनी को उसके सबसे सरल रूप यानी ग्लूकोज में बदलना, चाहे वो अनाज से आई माल्टोज हो या फल से आई सुक्रोज हो। एक और एंजाइम लैक्टेज दूध की चीनी यानी लैक्टोज को तोड़ता है। अच्छा। इसके अलावा एक और एंजाइम प्रोटीन पर फाइनल काम करता है और लाइपेज बची हुई वसा को पूरी तरह खत्म कर देता है। मतलब यहाँ आकर खाने के हर हिस्से को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। तो जेजुनम में खाना पूरी तरह से अपने सबसे छोटे सबसे उपयोगी रूप में टूट चुका है। लेकिन टूटना तो सिर्फ आधा काम है ना। अब इन कीमती पोषक तत्वों को शरीर के खून तक पहुंचाना होगा। ये डिलीवरी का काम कैसे होता है? क्या छोटी आंत का आखिरी हिस्सा इलियम यहाँ पर एक लोडिंग डॉक की तरह काम करता है? लोडिंग डॉक एक बहुत अच्छा एनालॉजी है। इलियम का मुख्य काम ही अवशोषण है और ये काम बहुत ही शानदार तरीके से होता है। इलियम की अंदर की दीवारें सपाट नहीं होती। सोचिए, ये एक तौलिए की तरह है जिसमें हजारों छोटे छोटे रेशे होते हैं। इन उंगली जैसे रेशों को विली कहते हैं, जिनकी वजह से पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है। एक सपाट सतह के मुकाबले ये हजारों गुना बेहतर काम करती है। और इन पोषक तत्वों का खून में पहुंचने के बाद क्या होता है? एक शब्द आता है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। इसका क्या मतलब है? एसिमिलेशन वो पल है जब भोजन असल में आपका हिस्सा बन जाता है। जब खून इन पोषक तत्वों ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और वो कोशिकाएं उनका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने, शरीर की मरम्मत करने या नई कोशिकाएं बनाने के लिए करती हैं, तो उसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बहुत खूब। तो छोटी आंत में पाचन और अवशोषण का सारा काम हो गया। अब जो कुछ बचता है यानी वो हिस्सा जिसे शरीर पचा नहीं सकता, वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसका क्या रोल है? ये तो छोटी आंत के मुकाबले काफी छोटा लगता है। लंबाई में छोटा लेकिन भूमिका में बहुत बड़ा। बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम बस एक टी जंक्शन है जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। असली काम कोलन में होता है। कोलन हमारे शरीर का सबसे कुशल वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट? हाँ, जो अपशिष्ट पदार्थ छोटी आंत से आता है वो बहुत तरल होता है। कोलन का सबसे जरूरी काम है उस तरल में से ज्यादा पानी और कुछ जरूरी मिनरल्स को वापस सोखकर शरीर में लौटाना। ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से अपशिष्ट धीरे धीरे ठोस हो जाता है और फिर ये ठोस अपशिष्ट रेक्टम में जमा होता है और एनस से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक बात बताई गई है कि बच्चों में ये प्रक्रिया इनवॉलंटरी होती है जबकि बड़ों में वॉलंटरी। ऐसा क्यों? ये सीधे सीधे नर्वस सिस्टम के विकास से जुड़ा है। छोटे बच्चों में दिमाग का वो हिस्सा जो मांसपेशियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण रखता है पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं ये नियंत्रण विकसित हो जाता है। चलिए उन सहायक अंगों पर वापस चलते हैं। पैंक्रियास के जूस को पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। ये उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि ये अकेला ऐसा रस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। लिवर का बाइल जूस सिर्फ फैट पर काम करता है, मुंह की लार सिर्फ कार्ब्स पर, लेकिन पैंक्रियास का जूस हर चीज पर काम करता है। इसीलिए ये एक ऑलराउंडर है और ये सिर्फ एंजाइम ही नहीं बनाता, ये इंसुलिन जैसे जरूरी हार्मोन्स भी बनाता है। इसीलिए इसे एक मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और गॉल ब्लैडर, वो छोटी सी थैली, उसका क्या काम है? गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज टैंक या बाइल बैंक की तरह है। लिवर लगातार बाइल जूस बनाता रहता है, लेकिन हमें
हमें उसकी जरूरत सिर्फ तभी होती है जब हम खाना खाते हैं। तो गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को जमा करके रखता है और उससे गाढ़ा भी करता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज छोटी आंत में छोड़ा जा सके। हमने बाइल जूस के बारे में बहुत बात की। इसकी कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प लगती है। बनता कहीं है, जमा कहीं और होता है और काम कहीं और करता है। बिल्कुल, बनता लिवर में, स्टोर होता गॉल ब्लैडर में और काम करता है छोटी आंत में। और इसकी एक और खासियत है, इसका पीएच मान 7.7 होता है और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हमने सुना कि ये पाचन में मदद करता है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम ही नहीं है। तो फिर ये करता क्या है? बाइल जूस सीधे सीधे फैट को पचाता नहीं है, लेकिन उसके बिना फैट पच भी नहीं सकता। इसका काम बिल्कुल वैसा है जैसा बर्तन धोते समय साबुन का होता है। जैसे साबुन तेल और चिकनाई की बड़ी बूंदों को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बिखेर देता है ताकि पानी उन्हें बहा ले जाए, वैसे ही बाइल जूस फैट के बड़े बड़े गोलों को नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। इससे लाइपेज एंजाइम को फैट पर हमला करने के लिए बहुत बड़ी सतह मिल जाती है। मतलब ये लाइपेज का काम आसान कर देता है। और इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उनकी क्या कहानी है? ये पिगमेंट्स असल में पुराने रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनते हैं। बिलीवर्डिन हरे रंग का होता है और बिलीरुबिन पीले रंग का। दिलचस्प बात ये है कि यही बिलीरुबिन हमारे मल को उसका खास पीला रंग देता है। और जब किसी वजह से लिवर खराब हो जाता है तो वो इस बिलीरुबिन को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। ये खून में जमा होने लगता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। इसी को हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। तो ये एक तरह से लिवर की सेहत का इंडिकेटर है। और अपशिष्ट की गंध का कारण इसका भी जिक्र है। हाँ, इसका कारण भी बाइल में मौजूद कुछ सॉल्ट्स होते हैं, खासकर इंडोल और स्कैटोल नाम के कंपाउंड्स। तो बाइल जूस न सिर्फ पाचन में मदद करता है, बल्कि अपशिष्ट के रंग और गंध को भी तय करता है। अपेंडिक्स, जिसके बारे में कहा गया कि पाचन में उसकी कोई भूमिका नहीं है, ये हमें तथाकथित वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंगों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या वे सच में बेकार हैं, या हम अभी तक शरीर के इस जटिल इकोसिस्टम में उनके सभी काम समझ नहीं पाए हैं? कुछ नई रिसर्च इशारा करती हैं कि अपेंडिक्स शायद हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सेफ हाउस का काम करता है, खासकर बीमारी के बाद। तो भोजन छोटी आंत में पहुंच चुका है, पोषक तत्व रक्त में घुलने लगे हैं। अब क्या होता है? यहीं पर हमारा पहला सुपर हीरो यकृत, लिवर, एक्शन में आता है। हाँ, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। वजन भी करीब 1.5 से 2 किलो होता है। और ये सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक पावर हाउस केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल फैक्ट्री, ये शब्द बिल्कुल सही है। हाँ, इसका सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध काम है पित्त रस का उत्पादन। अच्छा। भोजन में मौजूद वसा को तोड़ने के लिए पित्त रस की जरूरत होती है। तो ये वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे कणों में तोड़ देता है, ताकि एंजाइम्स उन पर आसानी से काम कर सकें। और यहाँ एक आम गलतफहमी है। मुझे लगता है कई लोगों को लगता है कि पित्त रस पित्ताशय में बनता है। हाँ, ये क्लासिक परीक्षा का सवाल भी है हाँ, ना? बिल्कुल। और सही जवाब है कि पित्त बनता यकृत में है। पित्ताशय तो बस एक स्टोरेज टैंक की तरह है, जहाँ ये जमा होता है। हाँ, और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। तो निर्माण यकृत में, भंडारण पित्ताशय में और काम छोटी आंत में। जी, रकम याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो वसा का पाचन संभालने के अलावा ये केमिकल फैक्ट्री और क्या क्या करती है? प्रोटीन उपापचय, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका का जिक्र करते हैं। हाँ, और ये यकृत के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जीवन रक्षक कामों में से एक है। जीवन रक्षक? हाँ, जब हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़ता है तो एक बहुत ही जहरीला बाय प्रोडक्ट बनता है, अमोनिया। अच्छा। अगर ये अमोनिया हमारे रक्त में जमा हो जाए तो ये कुछ ही घंटों में हमारे मस्तिष्क को बंद कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। तो यकृत इससे कैसे निपटता है? यकृत एक शानदार डिटॉक्स प्लांट की तरह काम करता है। ये तुरंत उस जहरीले अमोनिया को पकड़कर उसे यूरिया में बदल देता है। यूरिया में, हाँ, यूरिया बहुत कम जहरीला होता है और इसे आसानी से मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अब बिल्कुल, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हर बार जब हम प्रोटीन खाते हैं, यकृत हमें इस अंदरूनी जहर से बचा रहा होता है। कमाल है, ये तो शरीर का एक गुमनाम हीरो हुआ कि यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल सकता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियां बनाता है। ये शरीर के ऊर्जा प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यकृत एक कुशल प्रबंधक की तरह है। अगर शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत है और प्रोटीन ज्यादा है तो वो उसे ऊर्जा के स्रोत यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर भोजन में वसा की कमी है तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट को वसा में भी बदल सकता है ताकि ऊर्जा को भविष्य के लिए संग्रहित किया जा सके। मतलब
ये हर परिस्थिति के हिसाब से ढल जाता है। एकदम। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्टोरेज यूनिट भी है। ये लोहा, तांबा और कई विटामिन भी जमा करके रखता है। एकदम। और साथ ही ये शरीर का तापमान बनाए रखने में भी मदद करता है। हालांकि मुख्य काम तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का है ना? हाँ, मुख्य थर्मोस्टेट तो हाइपोथैलेमस ही है, लेकिन यकृत की मेटाबॉलिक गतिविधियों से इतनी गर्मी पैदा होती है कि ये शरीर को गर्म रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, यकृत में कोशिकाओं के विकसित होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई सुपर पावर हो। इसे पुनर्जनन की क्षमता कहते हैं। अच्छा। यकृत शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने बड़े हिस्से को खोने के बाद भी वापस पूरा विकसित हो सकता है। इसीलिए लीवर प्रत्यारोपण संभव है। हाँ, इसीलिए लिवर प्रत्यारोपण में एक जीवित व्यक्ति अपने यकृत का एक हिस्सा दान कर सकता है और कुछ ही महीनों में डोनर और मरीज दोनों का यकृत लगभग पूरे आकार में वापस आ जाता है। ये तो किसी कॉमिक बुक के सुपर हीरो की हीलिंग पावर जैसा ही है। बिल्कुल। और इसका एक स्याह पहलू भी है जो फोरेंसिक जांच से जुड़ा है। हाँ। अगर किसी को जहर देकर मारा गया हो तो यकृत ही सबसे बड़ा सुराग देता है। हाँ, क्योंकि शरीर में जाने वाला कोई भी जहर सबसे पहले यकृत में ही मेटाबोलाइज होने के लिए पहुंचता है। इसलिए मृत्यु का कारण जानने के लिए जांचकर्ता अक्सर यकृत की ही जांच करते हैं। तो हमने देखा कि यकृत प्रोटीन और वसा का प्रबंधन करता है, लेकिन हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल, आलू। हाँ, आलू, उसका क्या? उसके लिए यकृत को एक विशेषज्ञ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर कहानी में हमारे दूसरे किरदार अग्न्याशय की एंट्री होती है। यकृत के ठीक पीछे छिपा हुआ। हाँ, और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अंदर कुछ विशेष कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनका नाम रखा गया। जी। और इन द्वीपिकाओं में 3 तरह की मुख्य कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, कि ये तीनों मिलकर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ईंधन यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित करती हैं। बिल्कुल, इसे एक टीम की तरह समझिए। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन वो मैनेजर है जो भोजन के बाद रक्त में बढ़ी हुई शुगर को कहता है, चलो काम पर लगो या स्टोर रूम में जाओ। मतलब ये कोशिकाओं को शुगर का उपयोग करने का संकेत देता है। हाँ, या उसे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करने का। ठीक है, तो इंसुलिन शुगर को कम करता है, लेकिन अगर शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो? तब अल्फा कोशिकाएं अपना हार्मोन ग्लूकागॉन छोड़ती हैं। ग्लूकागॉन इंसुलिन का ठीक उल्टा काम करता है। वो स्टोर रूम यानी यकृत में जाकर कहता है, बाहर निकलो, शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, और संग्रहित ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में आ जाता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। एक शुगर कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। सही। तो फिर गामा कोशिकाओं का क्या काम है? उनसे निकलने वाला सोमाटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन उस टीम का सुपरवाइजर है। वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को संकेत देता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, ताकि शुगर का स्तर बहुत तेजी से ऊपर नीचे ना हो। मतलब ये स्थिरता लाता है। हाँ, ये पूरी प्रणाली में स्थिरता लाता है। ये एक खूबसूरत संतुलन है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, खासकर जब बीटा कोशिकाएं पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती, तो मधुमेह यानी डायबिटीज की स्थिति पैदा होती है। चलिए इंसुलिन पे थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। इसकी खोज 1921 में बैंटिंग और बेस्ट ने की थी और इसने चिकित्सा की दुनिया बदल दी। इसने लाखों लोगों की जान बचाई है। इसका मुख्य काम हमने समझा रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ग्लूकोज कोशिकाओं में ना जाकर रक्त में ही तैरता रहे तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शुगर तो ऊर्जा है, तो ज्यादा ऊर्जा तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, यही लगता है। नहीं, रक्त में घुली अतिरिक्त शुगर एक चिपचिपे शीरे की तरह होती है। ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों से चिपककर उन्हें सख्त और संकरा बना सकती है। अच्छा। यह नसों, नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकती है, आंखों की रोशनी और किडनी पर असर डाल सकती है। इसीलिए शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है कि शुगर रक्त में घूमने के बजाय कोशिकाओं के अंदर पहुंचे, जहां वो सुरक्षित रूप से ऊर्जा में बदल सके। बिल्कुल। और यहीं पर मधुमेह से जुड़ी एक और आम धारणा आती है कि ये सिर्फ मीठा यानी चीनी या गुड़ खाने से होता है। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए मीठा सिर्फ चीनी नहीं है। हर तरह का कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अंततः ग्लूकोज जैसी सरल शुगर में ही टूटता है। तो इसे समझने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोच सकते। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। कैसे? मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज एक अकेली ईंट की तरह है, सबसे सरल रूप। ठीक है। डाइसैकेराइड
जैसे हमारी चाय की चीनी वो 2 ईंटों के जुड़ने से बनती है। और पॉलीसैकेराइड? और पॉलीसैकेराइड जैसे आलू या चावल में पाया जाने वाला स्टार्च वो हजारों ईंटों से बनी एक पूरी दीवार की तरह है। अच्छा। जब हम रोटी या चावल खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उस दीवार को तोड़कर वापस अकेली अकेली ईंटों यानी ग्लूकोज में बदल देता है। इसका मतलब चाहे हम सीधे चीनी खाएं या रोटी, अंत में रक्त में ग्लूकोज ही पहुंचता है। बिल्कुल। और ये पाचन की प्रक्रिया तो मुंह से ही शुरू हो जाती है ना? हाँ, लगभग 30% स्टार्च का पाचन हमारी लार सलाइवा में मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम की वजह से मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आप रोटी को ज्यादा देर तक चबाएं तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। सही। वाह, जो दवा के कैप्सूल होते हैं उनका बाहरी खोल भी स्टार्च का ही बना होता है। हाँ, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, इसीलिए वो पेट में आसानी से घुल जाता है और दवा बाहर आ जाती है। तो एक तरह से हम अपनी दवा को आलू या चावल से बने एक छोटे से कंटेनर में ले रहे होते हैं, कह सकते हैं। ये सब जानने के बाद अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है तो जवाब है छोटी आंत। या ये पूछा जाए कि प्रोटीन के पाचन में मुख्य सहायक एंजाइम कौन सा है तो हम जानते हैं कि अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन छोटी आंत में ये काम करता है। और एंजाइम खुद क्या है? मूल रूप से वे सब विशेष प्रकार के प्रोटीन ही तो हैं। हाँ, जो शरीर में केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाले उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करते हैं, जैसे अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज वसा को पचाता है। और एक और सवाल, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? इसका जवाब है यकृत। हमने इस पर काफी बात की। बिल्कुल, हर एक टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाचन तंत्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा शरीर एक अद्भुत और स्वचालित मशीन है जो हर पल हमारे जीवित रहने के लिए काम कर रही है। इस गहन विश्लेषण के साथ हमने पाचन तंत्र के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर कर लिया है। अगली बार हम शरीर की एक और महत्वपूर्ण प्रणाली पर बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले उस अंग से शुरू करते हैं जो इस पूरे शो का हीरो है, हमारा हृदय यानी हार्ट। हाँ, इसे एक इंजन की तरह समझना शायद सबसे आसान होगा। बिल्कुल। इस इंजन में 4 कमरे हैं, मतलब चैम्बर्स। तो क्या इसे एक 2 मंजिला घर की तरह सोच सकते हैं? ऊपर 2 कमरे और नीचे 2। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ऊपर के 2 कमरे ऑरिकल या आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कमरे वेंट्रिकल या निलय। सही का। और इस घर को बीच में एक दीवार 2 हिस्सों में बांटती है, एक दायां हिस्सा और एक बायां। तो हमारे पास हो गए राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा। और इन कमरों की बनावट में एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। ऊपर के कमरे यानी ऑरिकल्स की जो मांसपेशीय परत होती है वो पतली होती है, और नीचे वाले कमरों की, वेंट्रिकल्स की, उनकी मांसपेशियां बहुत मोटी और मजबूत होती हैं। इसका कोई खास कारण होगा? मतलब डिजाइन में ऐसा फर्क क्यों? बिल्कुल है। देखिए, ऑरिकल्स का काम बहुत आसान है। उन्हें बस ऊपर से आने वाले खून को रिसीव करना है और नीचे वाले कमरों में धकेल देना है। एक छोटा सा पुश। हाँ, लेकिन वेंट्रिकल्स का काम असली मेहनत का है। उन्हें खून को जोर से पंप करके शरीर में दूर दूर तक भेजना होता है, और इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल असली पावर हाउस है। अच्छा, वो कैसे? आप ऐसे सोचिए, राइट वेंट्रिकल को खून बस कुछ इंच दूर फेफड़ों तक धकेलना है। ये तो पास में ही है। हाँ, एक छोटी गली पार करने जैसा है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को वही खून सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचाना है। अरे वाह, ये तो बहुत लंबा सफर है। ये एक पूरे शहर में डिलीवरी करने जैसा है। इसीलिए उसकी दीवारें पूरे हृदय में सबसे मोटी और सबसे मजबूत होती हैं। कमाल है, ये तो सच में डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इन कमरों के बीच दरवाजे भी तो होंगे ताकि खून गलत दिशा में ना बह जाए। हाँ, और उन्हें हम वाल्व कहते हैं। ये एक तरफा दरवाजे हैं, मतलब 1 वे गेट्स। 1 वे गेट्स। दाईं ओर 3 दरवाजों वाला एक गेट है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाईं ओर? बाईं ओर 2 दरवाजों वाला गेट है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इनका काम बस ये सुनिश्चित करना है कि खून आगे तो जाए पर वापस पलटकर पिछले कमरे में ना आ सके। ठीक है, तो अब हमारे पास घर का नक्शा तैयार है। 4 कमरे, मजबूत दीवारें और 1 वे गेट्स। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन कमरों से होकर गुजरती है, खून की। हाँ, चलिए खून की एक बूंद के नजरिए से सफर को देखते हैं। कल्पना कीजिए एक थकी हुई खून की कोशिका की जो शरीर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस घर यानी हृदय लौट रही है। उसका मिशन है रिफ्रेश होना। और ये मिशन सिर्फ 23 सेकंड में पूरा होता है। ये एक शानदार तरीका है इसे समझने का। तो ये थकी हुई कोशिका जिसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरा है, जिसे हम अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त
कहते हैं, हाँ, वो शिराओं यानी वेन्स के जरिए सबसे पहले हृदय के पहले कमरे में दाखिल होती है, राइट ऑरिकल में। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से ये कोशिका कहाँ जाती है? राइट ऑरिकल से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के दरवाजे से गुजरकर ठीक नीचे वाले कमरे यानी राइट वेंट्रिकल में पहुंचती है। और यहाँ तक ये अभी भी अशुद्ध ही है। हाँ, यहाँ तक ये अभी भी CO2 से भरी हुई अशुद्ध ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास राइट वेंट्रिकल में CO2 से भरा खून है, जो शरीर के लिए एक तरह से कचरा है। तो हृदय से साफ करवाने के लिए एक तरह की लॉन्ड्री में भेजता होगा। सही पकड़ा आपने। ये लॉन्ड्री हमारे फेफड़े हैं, है ना? बिल्कुल सही। राइट वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और इस सारे अशुद्ध खून को एक खास पाइपलाइन के जरिए फेफड़ों में भेज देता है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? इस पाइपलाइन का नाम है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने हमेशा पढ़ा है कि आर्टरीज यानी धमनियों में साफ ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध खून क्यों ले जा रही है? ये तो नियम तोड़ रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। क्या? आर्टरी की असली परिभाषा खून के प्रकार पर नहीं बल्कि उसकी दिशा पर निर्भर करती है। कोई भी नली जो खून को हृदय से दूर ले जाती है वो आर्टरी कहलाती है, चाहे उसमें कैसा भी खून हो। अच्छा, तो ये एक आम गलतफहमी है जिसे सोर्स ने साफ किया है। आर्टरी का मतलब शुद्ध खून वाली नली नहीं बल्कि हृदय से दूर ले जाने वाली नली है। और वेन का मतलब हृदय की तरफ आने वाली नली है। दिशा मायने रखती है, खून का प्रकार नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। एकदम सही। तो ये पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध खून को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। खून अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है जो हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। और सांस से ली गई ताजा ऑक्सीजन O2 को सोख लेता है। हाँ, अब हमारा खून शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो हमारी थकी हुई कोशिका अब पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुकी है। अब ये ताजा ऑक्सीजन लेकर वापस हृदय में आएगी। हाँ, और ये वापसी एक और खास पाइपलाइन से होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा। अच्छा, तो जैसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये दूसरा अपवाद है। बिल्कुल, ये हमारे सिस्टम का दूसरा बड़ा अपवाद है। आमतौर पर वेन्स यानी शिराएं अशुद्ध रक्त लाती हैं, पर ये इकलौती वेन है जो फेफड़ों से ताजा ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध रक्त लेकर हृदय तक आती है। तो ये शुद्ध रक्त अब हृदय के बाएं हिस्से में प्रवेश करेगा, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में। बिल्कुल, लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल से गुजरकर हृदय के सबसे शक्तिशाली चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, पावर हाउस में। हाँ, और यहाँ से शुरू होता है इसका ग्रैंड फिनाले, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी ताकत से सिकुड़ता है और इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को मुख्य धमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं, के माध्यम से पूरे शरीर में पंप कर देता है। दिमाग से लेकर मांसपेशियों तक, हर एक कोशिका तक। हर एक कोशिका तक। और सबसे हैरान करने वाली बात जो सोर्स बताता है वो ये है कि इस पूरे चक्र में शरीर से अशुद्ध रक्त का आना, फेफड़ों तक जाना, शुद्ध होकर वापस आना और फिर पूरे शरीर में फैल जाना, इसमें केवल 23 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 23 सेकंड? ये तो हम विश्वसनीय है। ये रफ्तार हमारे शरीर के एफिशिएंसी को दिखाती है। हर 23 सेकंड में हमारा पूरा ब्लड सप्लाई एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये एक नॉन स्टॉप हाई स्पीड डिलीवरी सर्विस है। ये 23 सेकंड की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है और इस अविश्वसनीय स्पीड को मुमकिन बनाते हैं हमारे शरीर के अपने हाईवे और सर्विस लेन, यानी धमनियां और शिराएं। हाँ, बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है, खासकर उन दो विद्रोही नलियों को जो नियमों का पालन नहीं करती। चलिए इसे एक बार और साफ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जरूर। तो धमनियां यानी आर्टरीज, ये हृदय से शुद्ध मतलब O2 वाला रक्त शरीर तक ले जाती हैं। ये मोटी और मजबूत होती हैं क्योंकि इन्हें हाई प्रेशर झेलना होता है और हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग चटक लाल होता है। हाँ, और इनका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और शिराएं यानी वेन्स, ये शरीर से अशुद्ध मतलब CO2 वाला रक्त वापस हृदय तक लाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है और त्वचा के नीचे से देखने पर ये इसीलिए नीली दिखाई देती हैं। सही। और इनका अपवाद है पल्मोनरी वेन। मुझे लगता है कि हर जीव में ऐसा ही जटिल सिस्टम नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स में कुछ अलग तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम का भी जिक्र है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि
हमारा बंद और दोहरा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना एडवांस्ड है। पहला अंतर है खुला और बंद परिसंचरण। खुला, इसका क्या मतलब है? क्या खून ऐसे ही शरीर में बहता रहता है बिना किसी पाइप के? लगभग वैसा ही। खुले सिस्टम में रक्त किसी पाइपलाइन या नसों में बंद नहीं रहता। हृदय खून को सीधे शरीर की गुहा में पंप कर देता है, जहां सारे अंग उस खून में सीधे नहाते हैं। मतलब कोई व्यवस्थित नेटवर्क नहीं है? नहीं, इसे ऐसे समझें जैसे आपने एक बॉक्स के अंदर कोई ड्रिंक गिरा दी और सारा सामान उसमें भीग गया। कॉकरोच, घोंघा, स्नेल्स जैसे जीवों में ऐसा ही होता है। और हमारा सिस्टम बंद है, मतलब हमारा खून हमेशा अपनी नसों के अंदर ही रहता है, एक बहुत ही व्यवस्थित प्लम्बिंग नेटवर्क की तरह। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा अंतर है एकल, सिंगल और दोहरा डबल परिसंचरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एकल परिसंचरण? इसमें खून एक पूरा चक्कर लगाने में हृदय से केवल एक बार गुजरता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मछली है। अच्छा। मछली में हृदय अशुद्ध खून को गलफड़ों में पंप करता है, वहां खून साफ होता है और फिर सीधे शरीर में चला जाता है। शरीर से गंदा होकर वापस हृदय में लौटता है। एक चक्कर में हृदय से एक ही बार गुजरा। और हम मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण है। जैसा हमने अभी देखा, खून एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। हाँ, पहली बार शरीर से आकर फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस आकर पूरे शरीर में जाने के लिए। सही। और ये दोहरा सिस्टम बहुत ज्यादा कुशल है, मतलब एफिशिएंट है। पहला सर्किट जो फेफड़ों वाला है वो कम दबाव का होता है, और दूसरा सर्किट जो शरीर वाला है वो बहुत उच्च दबाव का होता है। इससे क्या फायदा होता है? ये हमें शरीर की हर कोशिका तक तेजी से और ज्यादा दबाव के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता देता है, जो हमारे ऊर्जा की जरूरतों और गर्म खून वाले शरीर के लिए जरूरी है। मतलब एक मछली कभी हमारी तरह दौड़ नहीं लगा सकती? नहीं, क्योंकि उसका सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम उतनी तेजी से ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं कर सकता। ये तो सच में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। पहला तो यही कि इस पूरे सिस्टम की खोज का श्रेय 1628 में विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक को जाता है। उनसे पहले क्या मानते थे लोग? उनसे पहले लोग मानते थे कि शरीर में खून बनता है और इस्तेमाल हो जाता है। ये नहीं पता था कि ये लगातार एक सर्किट में घूमता रहता है। और हमारा दिल, जो इतना जरूरी अंग है, वो ऐसे ही नहीं रखा होता, वो एक खास थैली में सुरक्षित रहता है ना? हाँ, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये एक 2 परत वाली सुरक्षा कवच की तरह है, जो हृदय को बाहरी झटकों से बचाता है और उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है। और ये शक्तिशाली पंप वजन में कितना होता है? औसत वजन सिर्फ 300 ग्राम। बस 300 ग्राम? हाँ, सोचिए, 300 ग्राम की एक मशीन जो बिना रुके, बिना थके जीवन भर काम करती है। ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। और खुद खून के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। रक्त हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये एसिडिक हुआ या अल्कलाइन? ये 7.4 का पीएच मान इसे हल्का क्षारीय एल्कलाइन बनाता है, जो हमारे शरीर के एंजाइमों के काम करने के लिए बिल्कुल सही माहौल है। अच्छा। और एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ऊतक शब्द जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तरल नहीं है, बल्कि कोशिकाओं का एक जीवित समूह है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, उन्हें पोषण और ऑक्सीजन देता है और उनसे कचरा हटाता है। चलिए, तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये लिक्विड ऑफ लाइफ हमारे अंदर है कितना? मतलब एक ग्लास, एक बोतल या एक बाल्टी? हाँ, नहीं, बाल्टी तो नहीं, लेकिन काफी है। एक औसत वयस्क पुरुष में करीब 5.5 लीटर और महिला में लगभग 5 लीटर खून होता है। अच्छा। और ये हल्का सा क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान 7.5 के आसपास रहता है। और एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है, वो ये है कि इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहा गया है। अब टिश्यू सुनते मेरे दिमाग में तो मसल या हड्डी जैसी ठोस चीजें आती हैं। एक तरल टिश्यू कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इसे ऐसे समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू का काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना और सहारा देना है। हड्डियां ये काम एक मजबूत ढांचे की तरह करती हैं, तो खून ये काम एक हाईवे नेटवर्क की तरह करता है। ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचकर उसे दूसरी कोशिका से जोड़ता है, उसे खाना पानी पहुंचाता है और उसका कचरा साफ करता है। तो इसका काम कनेक्ट करना ही है, बस तरीका अलग है। मैंने सुना है कि इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तरल और दूसरा ठोस कोशिकाएं। एग्जैक्टली। करीब 55 से 60% हिस्सा तो तरल ही है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये वो नदी है जिसमें सब कुछ बह रहा है। और बाकी का 40-45% हिस्सा है रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स। ये उस नदी में तैरने वाली नावें हैं जो सारा जरूरी सामान लेकर चलती हैं।
हैं। और ये नावें भी 3 तरह की हैं, है ना? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हाँ, और तीनों के काम बिल्कुल अलग हैं। एक तरह से ये डिलीवरी फ्लीट, आर्मी और रिपेयर क्रू हैं। तीनों मिलके ही इस हाईवे सिस्टम को चालू रखते हैं। चलिए, तो पहले नदी की बात करते हैं, यानी प्लाज्मा की। अगर ये खून का आधे से ज्यादा हिस्सा है तो इसका काम भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। प्लाज्मा एक अल्टीमेट कैरियर है। ये हमारे शरीर का अमेज़न प्राइम है। ग्रंथियों में बने हार्मोन्स, खाना पचाने के बाद मिले विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ प्लाज्मा में घुलकर ही अपनी जगह पहुंचते हैं। कोई उदाहरण? जैसे हमारी लंबाई बढ़ाने वाला सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या STH अगर प्लाज्मा के जरिए पूरे शरीर में न घूमे तो उसका असर ही नहीं होगा। तो प्लाज्मा ही वो डिलीवरी वाला है जो ये जरूरी पैकेजेस पहुंचाता है। और मैंने पढ़ा है कि इस काम में कुछ खास प्रोटीन्स इसकी मदद करते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट चलता है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन? इसका काम है चोट लगने पर शरीर के बाहर खून का थक्का जमाना, ताकि खून बहना बंद हो जाए। ये तो बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए अगर यही काम शरीर के अंदर नसों में होने लगे तो बहाव रुक जाएगा। हाँ, जो जानलेवा हो सकता है। यहीं पर दूसरा हीरो आता है, हेपेरिन नाम का प्रोटीन। इसका काम फाइब्रिनोजिन को रोकना है, ताकि खून नसों के अंदर हमेशा बहता रहे, जमे नहीं। अरे वाह, मतलब हमारे अंदर 24 घंटे खींचतान चलती रहती है। एक प्रोटीन कहता है जमाओ, दूसरा कहता है बहने दो। ये तो कमाल का संतुलन है। प्रिसाइजली। और इस पूरे प्लाज्मा में 90-92% तो पानी ही होता है। बाकी 7-8% प्रोटीन और थोड़ा बहुत बाकी सामान। ठीक है, तो ये तो हो गई नदी। अब इसमें चलने वाली नावों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ तो लाल नावों की है, यानी लाल रक्त कणिकाओं की। हाँ, आरबीसीज की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर। बाप रे। और इनका काम बड़ा सीधा है। फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाओ और शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाओ। ये इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं कि इन्होंने अपने अंदर से केंद्रक तक को बाहर फेंक दिया है, ताकि ऑक्सीजन ढोने वाले अणु यानी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग लाल होता है। इनके बनने के लिए आयरन बहुत जरूरी है ना? तभी तो आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। मतलब शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती। एकदम सही। आरबीसीज के निर्माण में आयरन चाहिए और हीमोग्लोबिन के लिए कॉपर यानी तांबा। इसीलिए डॉक्टर हमें पालक और हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति की आरबीसीज कम हो जाती हैं। हाँ, ये तो अजीब है। मैंने तो हमेशा सुना है कि एथलीट ऊंचाई पर ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं ताकि उनका शरीर ज्यादा आरबीसीज बनाए और उनकी परफॉर्मेंस सुधरे। हाँ, ये सामान्य जानकारी की ठीक उल्टा है। और जब इन आरबीसीज का 120 दिन का जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये कहाँ जाती हैं? तब ये प्लीहा में चली जाती हैं, जो एक तरह से आरबीसी का कब्रिस्तान है। लेकिन प्लीहा सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, ये शरीर का ब्लड बैंक भी है। मतलब? जरूरत पड़ने पर ये जमा हुए खून को सर्कुलेशन में भेज सकता है। एक ही अंग, 2 बिल्कुल उल्टे काम। कमाल है। तो आरबीसीज हो गए डिलीवरी बॉयज। अब बात करते हैं शरीर की सेना की, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBCs। WBCs हमारी इम्यूनिटी के सैनिक हैं। इनकी संख्या आरबीसीज के मुकाबले बहुत कम होती है, सिर्फ 4000 से 10,000 के बीच। और इनकी जिंदगी भी छोटी होती है, बस 3 से 5 दिन की। पर इनका काम बहुत बड़ा है, बाहरी दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना। इनकी संख्या का कम ज्यादा होना भी किसी गड़बड़ी का संकेत है? बिल्कुल। अगर इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, मतलब शरीर की सेना कमजोर पड़ गई है। और अगर ये जरूरत से ज्यादा और बेकाबू हो जाए तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है। ये ऐसा है जैसे आपकी अपनी ही सेना आपके खिलाफ हो गई हो। बिल्कुल। और ये WBCs भी कई तरह के होते हैं। क्या इनके अलग अलग काम हैं? हाँ, आप इन्हें एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट की तरह सोच सकते हैं। कुछ तो फ्रंट लाइन सैनिक न्यूट्रोफिल्स की तरह होते हैं, जो किसी भी दुश्मन पर सबसे पहले हमला करते हैं। सबसे ज्यादा यही होते हैं? हाँ, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं। फिर कुछ एलर्जी जैसी चीजों से लड़ने वाले स्पेशलिस्ट्स इओसिनोफिल्स होते हैं। कुछ बड़े क्लीनअप क्रू मोनोसाइट्स होते हैं, जो दुश्मन को पूरा निगल जाते हैं। और सबसे स्मार्ट होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स की तरह हैं। ये दुश्मन की पहचान करके उसके लिए खास
टारगेटेड मिसाइल्स यानी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है, इसे समझना आसान हो गया। और एड्स जैसी बीमारी इसी सेना पर हमला करती है। हाँ, और वो भी सीधे कमांड सेंटर पर। एड्स का वायरस सीधे WBCs को खत्म करता है। इसीलिए इस बीमारी में इंसान की मौत किसी और छोटे मोटे इन्फेक्शन से हो जाती है, क्योंकि उससे लड़ने वाली सेना ही खत्म हो चुकी होती है। प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन टीम है। जैसे ही कहीं चोट लगती है और खून की पाइपलाइन फटती है, लाखों प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर एक जाल बना देते हैं और उस लीक को बंद कर देते हैं। जिसे हम खून का थक्का जमना कहते हैं। बिल्कुल। वाह, तो RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर शरीर को चलाते हैं, बचाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। जी। अब उस टॉपिक पर आते हैं जो ब्लड डोनेशन के वक्त सबसे जरूरी हो जाता है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की कहानी 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने शुरू की। उन्होंने पाया कि हर इंसान का खून एक जैसा नहीं होता। इसका कारण है RBCs की सतह पे मौजूद एक खास प्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं। एक तरह का ID कार्ड। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ID कार्ड। तो क्या इसी ID कार्ड के आधार पर खून को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है? एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए कि ब्लड ग्रुप एक क्लब की मेंबरशिप की तरह है। जिसके पास A ID कार्ड है वो A ग्रुप का है, जिसके पास B ID कार्ड है वो B ग्रुप का है, जिसके पास दोनों है वो AB ग्रुप का है, और जिसके पास कोई ID कार्ड नहीं है वो O ग्रुप का है। और शरीर में एक सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडी भी होता है जो दूसरे ID कार्ड वालों को अंदर नहीं आने देता। सही पकड़ा। A ग्रुप वाले के सिक्योरिटी गार्ड B ग्रुप वालों पर हमला करेंगे। इसीलिए O ग्रुप वाले जिनके पास कोई ID कार्ड नहीं है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। वो किसी भी क्लब में चुपके से घुस सकते हैं क्योंकि उनका कोई ID कार्ड ही नहीं है जिसे सिक्योरिटी गार्ड पहचान सके। अच्छा। और AB ग्रुप वाले यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं क्योंकि उनके पास दोनों ID कार्ड्स हैं, तो वो A और B दोनों को अपना समझकर आने देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। फिर एक और फैक्टर आ गया, RH फैक्टर। RH फैक्टर। हाँ, 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक और ID कार्ड खोज निकाला, एक बंदर में जिसका नाम था रीसिस। इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर पड़ा। ये एक और एंटीजन है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला है? बिल्कुल। अगर ये आपके RBCs पर मौजूद है तो आप पॉजिटिव है प्लस, और अगर नहीं है तो आप नेगेटिव है। तो इसने तो मामले को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा। अब सिर्फ ABO नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखना पड़ता है। सही पकड़ा। अब जो असली यूनिवर्सल डोनर है वो है O नेगेटिव। वो किसी को भी खून दे सकता है। और सबसे बड़ा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB पॉजिटिव जो किसी से भी खून ले सकता है। गलत खून चढ़ाने का मतलब है कि आप एक ऐसे मेहमान को घर में बुला रहे हैं जिस पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत हमला कर देंगे और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये जानकारी तो सच में जान बचा सकती। वैसे जब कोई खून दान करता है तो उसे ब्लड बैंक में कैसे रखा जाता है? उसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर किया जाता है और उसमें पोटेशियम या सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि वो जमे नहीं। और कितना दान कर सकते एक बार में? एक बार में 1 यूनिट यानी करीब 200 ml खून ही दान किया जा सकता है। ब्लड ग्रुप से जुड़ा एक और बहुत संवेदनशील पहलू है गर्भावस्था। यहाँ पति और पत्नी का ब्लड ग्रुप बहुत मायने रखता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी